क्लास 11th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। एक मैकेनिकल कंप्यूटर से जो पूरी तरह से एक मशीन था, वो आज का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैसे बना। और हम पढ़ेंगे इसकी मेमोरीज के बारे में कि किस मेमोरी कौन कौन सी होती है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं। ये सब कुछ कवर करेंगे इस क्लास में हम। तो देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे अबेकस। अबेकस जो है वो 500 बीसी में एक कह सकते हैं कि हम जो शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की, वो यहीं से रख दी गई थी। लगभग आज से 3000 साल पहले की बात है, जब ये एक मशीन थी बिल्कुल ही, और मैकेनिकल डिवाइस थी जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकती थी, जो जोड़ घटा कर सकती थी, अबेकस। और उसके बाद डायरेक्ट हम 1642 में आ जाते हैं, जहां पैस्कलिन ने अपना एक कैलकुलेटर बनाया था। और कैलकुलेटर भी बिल्कुल पूरी तरह से कैसा था, मैकेनिकल था। और उसमें हम क्या सब्ट्रैक्शन और एडिशन 2 नंबर्स का कर सकते थे, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी उसमें हम कर सकते थे, लेकिन रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद 1834 में जो है वो नींव रखी गई आज के कंप्यूटर की, जो बेस माना जाता है मॉडर्न कंप्यूटर्स का। चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था एक एनालिटिकल इंजन, जो एनालिसिस करके हमें किसी इनपुट को प्रोसेस करके उसको स्टोर कर सकता था और उसको डिस्प्ले कर सकता था, आउटपुट को जो भी रिजल्ट आ रहा था। उसने इस तरह का एक इंजन बनाया था, और वो ही बेस बना आज के मॉडर्न कंप्यूटर का। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता जनक भी कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर से इसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद 1890 में टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, जो पंच कार्ड पे बेस्ड थी। ये भी एक तरीके की हमारे पास कह सकते हैं कि हम मैकेनिकली मशीन थी। और प्रोग्रामिंग की तरफ इसने जो है पहला स्टेप हमारा था, कहाँ से, टेबुलेटिंग मशीन के थ्रू। इसमें क्या था, जैसे पंच कार्ड्स में कुछ होल्स वगैरह करते थे। अगर होल है तो उसका नंबर अगर आप समझ सकें तो, जैसे हम बाइनरी नंबर्स आजकल पढ़ते हैं, बाइनरी मतलब 0 एंड 1, 0 एंड 1 के फॉर्म में हम सारे इनपुट्स देते हैं, आउटपुट्स भी इसी में मिलते हैं कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है। वैसे ही इसमें पंच कार्ड का यूज करके हम इनपुट्स देते थे। जैसे होल है पंच कार्ड में तो इसका मतलब इनपुट गया 1, अगर नहीं है तो 0 है। ठीक है, और इन पंच कार्ड के बेसिस पर ही मशीन जो है वो अपनी जो है कार्रवाई करती थी, प्रोसेस करती थी। तो यहीं से जो प्रोग्रामिंग की जो एक कह सकते हैं सोच जो थी डेवलप हुई, कहाँ से, टेबुलेटिंग मशीन के बाद। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन जो है 1937 में आई, जो हमारे पास जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन थी और सॉल्व कर सकती थी एनी प्रोग्राम को, और पंच कार्ड में स्टोर भी कर सकती थी। स्टोर कार्ड पे बेस्ड थी ट्यूरिंग मशीन जो थी, लेकिन इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किया गया। ये जनरल पर्पज प्रोग्राम इसमें हम कर सकते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास EDVAC और ENIAC, ये जो हमारे पास हैं, ये कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट को यूज करके पहले कंप्यूटर्स थे जो यूज बनाए गए। इसमें हम ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर थे जिनको प्रोग्राम कर सकते थे हम, डाटा और प्रोग्राम दोनों को हम स्टोर कर सकते थे मेमोरी में, यहाँ तक 1945 तक। उसके बाद 1947 में जब हमारे यहाँ तक, जब ये ENIAC और EDVAC तक हम जब थे, तो बहुत बड़ी हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था, जो एक कमरे को भर सकती थी। इतनी बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, ऐसे छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी मशीन हमारे पास थी। लेकिन 1947 में हमारे पास आ गए ट्रांजिस्टर, जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब जो बहुत बड़ा एक स्पेस भी घेरती थी और बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी, उनको बिल्कुल डिमिनिश कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। और सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके हमने क्या बना दिया, ट्रांजिस्टर, 1947 में। उसके बाद और सबसे बड़ी क्रांति आई 1970 में, जहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो है उनका यूज होने लगा कंप्यूटर में। आईसी में हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक छोटी सी चिप में यूज करके हम अपना कंप्यूटर बना पाए 1970 में। अब बात आती है, जो ये हमारे पास आईसी जो थी, इनमें भी क्या है, रिवॉल्यूशन हुए।
और पहला जो रेवोल्यूशन है वो 1970 में, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI 1970 में। और उसके बाद 1980 में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद आया हमारे पास SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखो ये हमारे पास जो तीनों इंटीग्रेशन थे, LSI में जो हम एक चिप में कितने कंपोनेंट्स यूज कर पा रहे थे, लगभग 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4, मतलब 1000 से लेकर के लगभग 10,000 कंपोनेंट्स हम यूज कर पा रहे थे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। लेकिन VLSI में हम यही कर पा रहे हैं 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6, मतलब 10,000 से लेकर के 10 लाख तक। और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में यही चीज हो गई कि 10 की पावर 6 से लेकर के 10 की पावर 7। LSI में कम कैपेसिटी के जो कैलकुलेटर्स थे, कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी, वो बनाई गई। VLSI में हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हमें दिए। और SLSI में जो है वो हाई एंड सर्वर्स, जिनमें हम एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोसेस एक बार में यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स मिल करके एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, उन सर्वरों को हम यूज कर पाए SLSI के बाद में। अब देखो कंप्यूटर मेमोरी की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी की ज़रूरत क्यों है। कंप्यूटर मेमोरी की ज़रूरत इसलिए है कि हम जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होती है प्रोसेसिंग के लिए, उनको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। और जब भी हम नॉर्मल मेमोरी की बात करेंगे तो हमेशा हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। दो तरीके की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास, इनके बाद एक मेमोरी और भी होती है, उसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। तो देखो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो CPU से डायरेक्ट अटैच होती है, CPU में। और प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो तरीके की होती है, रैम और रोम, ठीक है। रैम जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है वो जब तक हमारा सिस्टम चालू है, कंप्यूटर चालू है, तब तक रैम में डाटा रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ होती है रैम जो है वो खाली हो जाती है। और जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, तो जो डाटा होता है वो कहाँ आ जाता है, रैम में आ जाता है। और जो रोम होती है, रोम जो होती है आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से स्टार्टअप मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि पावर चली गई तो डाटा मिट जाएगा, नहीं, पावर जाने के बाद भी डाटा इसमें बना रहता है। जैसे कि ये हमारे पास बूट लोडर का काम करती है। जब शुरू में हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इसी में रहता है, रोम में रहता है, और ये जैसे ही स्टार्ट होता है रोम से जो है डाटा हमारे पास रैम में आ जाता है और हम काम कर पाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, इनको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं हम, मतलब ये हमारे पास ये मैंडेटरी नहीं है, हम ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज करते हैं, कितना हमें स्टोरेज चाहिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये फ्यूचर यूज के लिए की जाती है, कोई डाटा हमें फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना है, उसके लिए हम सेकेंडरी जो मेमोरी है उनका यूज करते हैं। ये साइज में बहुत ज़्यादा होती हैं, साइज में मतलब इन टर्म्स ऑफ, जैसे रैम जो है जहाँ हम 512 MB की यूज कर रहे हैं, 1 GB की यूज कर रहे हैं, 8 GB की यूज कर रहे हैं, वहाँ हम सेकेंडरी मेमोरी 512 GB, 1 TB उस तरह की और बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती हैं, रैम रोम जो होती हैं, ये थोड़ी महंगी होती हैं सेकेंडरी मेमोरी से, और ये प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं वो फास्टर होती हैं सेकेंडरी मेमोरी से। लेकिन एक थर्ड वाली हम जो पढ़ेंगे कैश मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी रैम से भी ज़्यादा तेज होती है कैश मेमोरी, और इसका यही रोल है, फास्ट मेमोरी भी इसे आप बोल सकते हैं। इसको हम CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में हम यूज करते हैं कैश मेमोरी को, जिससे हम और अपने कंप्यूटर को, अपनी प्रोसेस को फास्ट बना सके। आपने मोबाइल में देखा होगा कि कभी कभी हम कोई चीज़ ओपन करते हैं और वो फट से बार बार वही चीज़ रिजल्ट हमें दिखा रही होती है, लेकिन वो चीज़ बैक एंड पे चेंज हो चुकी है,
तो जब तक हम कैश की मेमोरी को क्लियर नहीं करते हैं तब तक वो हमें रिफ्रेश या अपडेटेड चीज़ नहीं दिखाती है। उसका कारण ये है कि जो हमारा CPU है, जो प्रोसेसर है, वो पहले कैश मेमोरी को फेच करता है। अगर उसमें डाटा उसको मिल जाता है तो वहीं से वो हमें आउटपुट दे देता है, वो प्राइमरी या आगे की मेमोरी में जाता ही नहीं है। तो जब हम कैश मेमोरी को क्लियर कर देते हैं तो वो फिर से प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है और जो अपडेटेड डाटा है वो हमें मिलता है। तो ये काम होता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी में जो हमारे पास ज़्यादातर जो वो फाइल्स होती है जिनको हम ज़्यादा रैंडमली यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, तो फास्ट बनाने के लिए सिस्टम को बार बार उसको प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, वो कैश मेमोरी को एक्सेस करके हमें रिजल्ट दे देता है। अब देखो यूनिट्स ऑफ मेमोरी देख लेते हैं। 0 एंड 1 ये क्या होती है? बिट्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहली सबसे छोटी जो यूनिट होती है मेमोरी की वो यही होती है, क्या होती है? बिट। ठीक है, 0 एंड 1 ये क्या है? बिट्स हैं और सबसे छोटी यूनिट बिट ही होती है। उसके बाद अगर हम 4 बिट्स को मिला देते हैं, 4 बिट को अगर मिलाते हैं तो इनको बोलेंगे हम नीबल। उसके बाद जो एक यूनिट निकल के आई है वो है नीबल। और अगर हम 8 बिट्स को मिला देते हैं तो ये बन जाती है बाइट। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक यूनिट्स का बिट्स और नीबल एंड बाइट। उसके बाद हमारे पास और भी एडवांस जो है मेमोरी यूनिट्स हैं, जैसे कि 1 किलो बाइट 1 KB, इसमें 1024 बाइट्स होती हैं। वैसे 1 MB ये आप जानते हो, KB, MB और GB ये तो बहुत ही रेयर मतलब रेंडमली यूज्ड जो मेमोरी यूनिट्स हैं। आपको याद करनी है जो वो हैं 1 TB, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ये सब आपको याद करनी है। और हर किसी में देख लो आप, सीरीज है एक तरीके की। 1 KB में 1024 बाइट, MB है तो KB हो गया, यहाँ पे GB और सब में 1024 ही आ रहा है। मतलब आगे वाली जो है वो अगले वाली का रिप्लेस कर रहा है, बस ये है।